नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश में फिर शुरू हुई मॉक ड्रिल पर उठे सवालों की, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मिली बड़ी राहत की, जानेंगे बीजेपी नेता विजय शाह मामले में जांच दल पर क्यों उठे सवाल, राहुल गांधी को अब कहां मिली बड़ी जीत, देखेंगे चीन की चाल में कैसे फंसी मोदी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुरक्षा का काम केंद्र और एलजी के पास, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का ताजा बयान। पहलगाम घटना के बाद प्रदेश की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल। पनामा पहुंचा शशि थरूर के नेतृत्व वाला भारतीय डेलीगेशन। कांग्रेस सांसद बोले, भारत शांति चाहता है लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देता। वो उस जमीन को पाना चाहता है जो उसकी है ही नहीं। देश में इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू, अब एक अधिकारी तीनों सेनाओं के जवानों पर ले सकेगा फैसला। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 239 अंकों की गिरावट के साथ 81,312 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 73 अंकों की गिरावट के साथ 24,752 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पाकिस्तान के साथ 10 मई को सीज फायर होने के बाद से शांति है, लेकिन अचानक ही सरकार ने मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद हलचल मच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर से जंग होने वाली है। सीमा क्षेत्र में अचानक ही तनाव दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो चुका है और सीज फायर को लेकर इंडियन आर्मी ने कहा है कि यह निश्चित काल के लिए है, यानी दोनों देशों के बीच अब टकराव की संभावना नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने की पूरी तैयारी की जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाने को कहा गया है। इस बीच 29 मई को पाकिस्तान से सटे राज्यों गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया जा रहा है। पाकिस्तान से सटे जम्मू कश्मीर की 264 लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर और 814 किलोमीटर लंबी एलओसी के करीब रहने वाले लोगों में उस समय से ही चिंता दिख रही है जब से उन्हें मॉक ड्रिल को लेकर खबर मिली है। दरअसल 6 और 7 मई की दरमियानी रात को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा इन सीमावासियों को दिए गए जख्म अभी भी ताजा हैं। तब भी 7 मई को मॉक ड्रिल की घोषणा की गई थी और इस बार ये ड्रिल शाम को होगी, जिसमें सुरक्षा बल इमरजेंसी स्थिति से निपटने की तैयारियों का परीक्षण करेंगे। बता दें कि इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इस ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव शुरू हो गया। 4 दिन के संघर्ष के बाद 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बनी, जिससे हालात सामान्य हो रहे हैं। ऐसे में 29 मई को होने वाली इस मॉक ड्रिल को लेकर जरूर सवाल किए जा रहे हैं कि जब 7 मई को सरकार ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की तो उससे पहले किसी तरह की मॉक ड्रिल नहीं की गई, जबकि सरकार को इस बात का एहसास था कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी और इसी के चलते सीमा पर सेना का जमावड़ा भी पहले ही कर दिया गया है। बॉर्डर पर बसे लोगों को हटने का मौका तक नहीं मिल पाया है, जिस कारण से कई लोगों की जान तक चली गई। लेकिन अब जब हालात सामान्य हैं, तो 4 राज्यों में मॉक ड्रिल के जरिए सरकार संदेश देने की कोशिश कर रही है कि फिर से कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है। मॉक ड्रिल के ऐलान से चिंता दिखाई दे रही है, तो चिंता अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर हुई कार्रवाई को लेकर भी हो रही है। जिस तरह से प्रोफेसर महमूदाबाद अली शाह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से ही बीजेपी की सरकार सवालों में थी और सुप्रीम कोर्ट से भी महमूदाबाद को बड़ी राहत मिल गई है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखिए रिपोर्ट। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अली खान को दी गई अंतरिम जमानत की समय सीमा को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उनके बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार पर कोई बाधा नहीं आएगी। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वे महमूदाबाद से जुड़े मामलों के बारे में ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट न करें। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एसआईटी की रिपोर्ट भी मांगी। अली खान के वकील ने चिंता जाहिर की कि एसआईटी इस बहाने अन्य जांचें भी कर सकती है। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि एसआईटी केवल सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित विवाद की जांच करेगी। कोर्ट ने कहा कि जांच का दायरा न बढ़ाया जाए। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि जांच को 2 सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सीमित रखा जाए, न ही डिवाइस जब्त करने या दूसरे पहलुओं की जांच करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट को दिखाई जाए और उसके बाद जुलाई में इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने हरियाणा सरकार की तरफ से पेश हुए एएसजी से भी सवाल किया कि मानवाधिकार आयोग की तरफ से जो सवाल किए गए हैं, क्या हरियाणा पुलिस ने उसका जवाब दिया है। दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रोफेसर महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उनकी हिरासत को लेकर हरियाणा पुलिस से सवाल किए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस से जवाब मांग लिया।
बता दें कि महमूदाबाद ने भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को लेकर एक पोस्ट किया था, जिसे हरियाणा राज्य महिला आयोग ने आपत्तिजनक बताते हुए उनके खिलाफ शिकायत की थी। इस शिकायत के तुरंत बाद 18 मई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। महमूदाबाद के एक पोस्ट पर एफआईआर होती है और तुरंत गिरफ्तारी भी होती है। पुलिस अधिकारी भी नहीं बता पा रहे हैं कि इस पोस्ट में आपत्तिजनक क्या है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह बेहद आपत्तिजनक बयान देते हैं। गवाह सबूत सब कुछ सामने है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई है, लेकिन अब ये एसआईटी ही सवालों में है। देखिए रिपोर्ट। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शाह के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एसआईटी को भी जांच के लिए और समय दे दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी, यानी विजय शाह को 50 दिन का समय मिल गया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल एसआईटी पर ही उठ रहा है। एसआईटी जांच के लिए और समय मांगा गया, लेकिन अब तक जो जांच की गई है वो ही सवालों में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में गठित एसआईटी ने अभी तक विजय शाह से पूछताछ नहीं की है। जिस कार्यक्रम में विजय शाह ने बयान दिया, उस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक उषा ठाकुर भी मंच पर मौजूद थी, जो कि पूरे मामले की मुख्य गवाह भी मानी जा रही है। कार्यक्रम भी उषा ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, लेकिन एसआईटी ने उषा ठाकुर से भी पूछताछ नहीं की है। और सबसे बड़ी बात, एसआईटी ने विजय शाह के बयान वाले वीडियो की जांच भोपाल की लैब से कराने का फैसला किया। इसके लिए लैब को पत्र भी भेजा गया। बता दें कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भी लैब नहीं है जो वीडियो में हुई छेड़छाड़ को लेकर जांच कर सके। ऐसे में भोपाल लैब की तरफ से भी एसआईटी को जवाब दे दिया गया कि हमारे यहाँ जांच की सुविधा नहीं है। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एसआईटी की तरफ से जांच को लटकाने की कोशिश हो रही है? ना तो वो गवाहों से पूछताछ कर रही है, वीडियो की जांच के नाम पर भी खेल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विजय शाह खुद ये कबूल कर रहे हैं कि जो वीडियो में दिख रहा है वो पूरा सच है। इसे लेकर वो 3 बार माफी मांग चुके हैं। फिर एसआईटी क्यों केस को खींच रही है? विजय शाह को बचाने की कोशिश लगातार हो रही है, तो विपक्ष के नेताओं को फंसाने का अभियान भी चल रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश के अलग अलग स्थानों पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, लेकिन ये मामले कोर्ट में ठहर नहीं पा रहे हैं। 2 दिन में राहुल गांधी को देश की अलग अलग अदालतों में बड़ी राहत मिली है। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी को ये राहत हेट स्पीच मामले में दी गई है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इजाजत पत्र लाने को कहा है। बिना अनुमति पत्र की याचिका खारिज कर दी गई। राहुल गांधी के खिलाफ परिवारवाद खारिज कर दिया गया है। राहुल गांधी पर श्री राम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। ये याचिका हाल ही में राहुल गांधी के अमेरिकी विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने भगवान राम को पौराणिक व्यक्ति कहा था। बता दें कि कोर्ट ने याचिका को गैर स्थायी करार दिया और इसे खारिज कर दिया। वाराणसी की अदालत में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता यानी BNS 2023 के प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में पहले केंद्र या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना जरूरी है। वकील हरिशंकर पांडे ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि याचिका दायर करने से पहले सरकार से इजाजत ली जानी चाहिए। अब वकील पांडे ने कहा कि वो जिला मजिस्ट्रेट से इजाजत लेने के बाद फिर से याचिका दायर करेंगे। आपको बता दें कि 12 मई 2025 को वकील हरिशंकर पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी। अब इस मामले में कोर्ट का फैसला राहुल के पक्ष में आया है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी को सावरकर मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली थी और अब एक और मामले में राहुल को राहत मिल गई है। बीजेपी विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है, लेकिन जिसे टारगेट करना चाहिए वहां चुप्पी साध लेती है। पीएम मोदी अपने भाषण में चीन का नाम तक नहीं ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन भारत की परेशानियां लगातार बढ़ा रहा है और नदी जल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसे मोदी सरकार सवालों में है। तो क्या है मामला, देखेंगे रिपोर्ट में। भारत ने 6 दशक पुराने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को नदी के पानी से जुड़े डेटा नहीं दिए जा रहे हैं और इसके चलते पाकिस्तान के सामने बाढ़ की समस्या खड़ी हो रही है। मोदी सरकार पाकिस्तान को तो तेवर दिखा रही है और उसके बाद सिंधु जल समझौते पर बातचीत को भी तैयार नहीं है, लेकिन इस बीच एक आरटीआई में हुए खुलासे ने मोदी सरकार पर ही सवाल उठा दिए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने आरटीआई में इस बात का खुलासा किया है कि चीन ने साल 2022 से ही नदियों से जुड़ा कोई डेटा भारत के साथ शेयर नहीं किया है, जबकि इसके लिए करार हुआ था। 2022 के बाद से चीन से हाइड्रोलॉजिकल डेटा या हाइड्रो स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी पर MOU 5 जून 2023 और सतलुज नदी पर समझौता
6 नवंबर 2020 को खत्म हो चुका है। दरअसल चीनी हाइड्रोलॉजिकल डेटा भारत की जल सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काफी अहम है, खासकर ब्रह्मपुत्र और सतलुज जैसी ट्रांस बाउंड्री नदियों को लेकर जो चीन से ही आती हैं। ये डेटा भारत के बाढ़ पूर्वानुमान, अर्ली वार्निंग सिस्टम, बांधों और पुलों जैसे बुनियादी ढांचे की प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन चीन ने 2022 से ही ये जानकारी देना बंद कर दिया है। और जब मोदी सरकार से ये पूछा गया कि आखिरकार उन्होंने ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी पर MOU रिन्यू क्यों नहीं किए, तो मंत्रालय की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया गया। इस बीच सैटेलाइट पिक्चर में भी ये साफ हुआ है कि सतलुज नदी में पानी का बहाव तेजी से कम हुआ, यानी चीन भारत को डेटा नहीं दे रहा है और साथ ही पानी को भी रोक रहा है, जबकि भारत सिंधु जल समझौते को भले ही रोके हुए है लेकिन पानी नहीं रोक रहा। सिर्फ पानी छोड़ने की जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी जा रही है। ऐसे में चीन को लेकर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े हो गए हैं। चीन भारत को नदियों के जल से जुड़ा डेटा नहीं दे रहा है, जिससे भारत के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ की समस्या पैदा हो रही है। ऐसे में सवाल बीजेपी सरकार पर उठ रहे हैं, तो बीजेपी की मुश्किलें देश के हर राज्य में बढ़ती हुई भी दिख रही हैं। तमिलनाडु में 1 साल के अंदर चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले राज्य में इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और अब कमल हसन की पार्टी भी इंडिया में शामिल होने को तैयार हो गई है। तो क्या है खबर, देखेंगे रिपोर्ट। तमिलनाडु से बड़ी खबर सामने आई है। डीएमके ने अपने गठबंधन पार्टनर मक्कल निधि मय्यम यानी MNM को 1 राज्यसभा सीट दी है और इसके बाद MNM ने अपने लीडर कमल हासन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। MNM के नेता मुरली अब्बास ने कहा कि पार्टी ने कमल हासन को राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव पास कर लिया है। डीएमके ने अपने 3 और उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल किए हैं। सलमा, जो कवयित्री रुकैया मलिक हैं, वकील P विल्सन और SR शिवलिंगम। ये राज्यसभा चुनाव 19 जून को होंगे। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और 1 राज्यसभा सीट जीतने के लिए 34 वोट चाहिए। डीएमके के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के पास 158 विधायक हैं, जिसमें डीएमके के 133, कांग्रेस के 17, वीसीके के 4, सीपीआई और सीपीएम के 2-2 विधायक शामिल हैं। इतने वोटों के साथ गठबंधन को 4 सीटें आसानी से मिल सकती हैं। बता दें कि कमल हासन ने साल 2018 में मदुरई में MNM पार्टी लॉन्च की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में MNM ने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार किया। इसके बदले डीएमके ने उन्हें राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। 2021 के विधानसभा चुनाव में MNM को 2.62% वोट मिले थे। डीएमके के तीनों उम्मीदवारों में P विल्सन मौजूदा राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, जिन्होंने कई हाई प्रोफाइल केसेस लड़े हैं। सलमा मशहूर कवित्री हैं और SR शिवलिंगम पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। कुल मिलाकर महागठबंधन के लिए इस चुनाव में जीत आसान लग रही है। कमल हासन अब राज्यसभा जाएंगे, लेकिन चिंता बीजेपी की बढ़ रही है। तमिलनाडु में उसकी जो थोड़ी सी उम्मीद AIADMK से गठबंधन को लेकर दिख रही थी, वो पूरी तरह से बिखरती दिख रही है। तो दूसरी तरफ अब बीजेपी की नजर मणिपुर पर टिक गई है। यहाँ अभी राष्ट्रपति शासन है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने एक बार फिर राज्य में सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। 28 मई को 10 विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर कहा है कि उनके पास 44 विधायकों का समर्थन है। दरअसल राज्य में लंबे वक्त से जारी अशांति के बाद इस साल 13 फरवरी को पूर्व सीएम N बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। अब 103 दिन बाद बीजेपी ने नई सरकार बनाने की कवायद शुरू की है। ये हलचल ठीक उस वक्त हो रही है जब पीएम मोदी 29 मई को सिक्किम के भारत में शामिल होने की एनिवर्सरी में जाने वाले हैं। बीजेपी विधायक थोकचोम राधेश्याम सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा, 44 विधायक जनता की भावनाओं को समझते हुए नई सरकार बनाने को तैयार हैं। ये कदम तब उठाया गया है जब मैतेई कुकी समुदायों के बीच चल रहे तनाव और हिंसा की वजह से राज्य में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस संघर्ष ने काफी अशांति और विस्थापन का माहौल बनाया है और राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद भी राज्य में हालात सामान्य नहीं हुए हैं। बताते चले कि विधायक थोकचोम के साथ 9 और विधायकों ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने की बात रखी। अब देखना यह है कि बीजेपी राज्य में एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब होती है या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन बरकरार रहता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लीजिए, गोवा की बीजेपी सरकार के मंत्री ने तो अपने यही अघोषित धारा 370 लगा दी। उन्होंने कहा कि गोवा में वहाँ के लोग दिल्ली के लोगों को ज़मीन न बेचें, क्योंकि उनकी ज़मीन खेती के लायक नहीं रहेगी, वहाँ पर घर बन जाएंगे।
अब देखिए, यही बात तो कश्मीरी भी कहा करते थे कि उनके अधिकार जो हैं उनको संरक्षित कैसे किया जाएगा, कैसे सुरक्षित रहेंगे। वो चाहते थे कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें, यहाँ पर किसी तरह का भीड़ न लगाएं, यहाँ पर कोई कब्जा न कर लें। और उसी बात का सबसे ज़्यादा अगर किसी को दर्द था तो बीजेपी को था। अंततः 370 धारा वहाँ से हटा दी गई। शायद उस धारा के अंदर ये एक ज़रूरी हिस्सा था कि बाहर के लोग प्रॉपर्टी न लें, यहाँ पर आकर के भीड़ भाड़ न करें। और यही दर्द, यही खतरा शायद अब गोवा में है, इसीलिए गोवा के मंत्री जी भी यही बात कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।